मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर फिजिक्स फर्स्ट क्लास 12 का लेक्चर सेकंड ला रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत ढेर सारा प्यार हमें मिला लेक्चर फर्स्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड। हमने इसके पहले देखा था कि कूलॉम्स का नियम, जो मैं ये बताया था कि फोर्स आवेशों के प्रोपोर्शनल होता है तथा उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। और उसमें एक चीज़ और थी कि फोर्स हमेशा डिपेंड करता है मीडियम पर, और जो फोर्स होता था वो दो आवेशों के केंद्रों के सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के लिए पर ही कार्य करता है। एक ही दोनों सेंटर के दोनों केंद्रों के एक ही लाइन रेखाओं के लंबवत ही कार्य करता है। तो ये चीज़ें बात हुई थी, जहाँ पर आया था आपका एक कांस्टेंट वैल्यू के भी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, जो एक माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग होता था, तो आपने उसको देखा था। तो के की वैल्यू जो थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, जिसका हमने यूनिट भी निकाला था, जो व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्राप्त हुआ था हमें। तो अब आज बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म में कूलॉम का नियम। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर यदि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम का नियम, वेक्टर फॉर्म्स कूलॉम्स ला, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपके बोर्ड्स में पूछ जाते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो कूलॉम का नियम वेक्टर फॉर्म में, तो आप जानते हैं दो आवेश रखे गए हैं, एक Q1 और Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, दो आवेश जिनके बीच का डिस्टेंस क्या था, दोनों केंद्रों को मिलाने पर उनका डिस्टेंस r था। यहाँ हम क्या लेंगे, मॉड r। तो यहाँ पर लेंगे हम मॉड r। तो मॉड r के लिए हम यहाँ पर अगर इस पर 1 पर आवेश 1 और आवेश 2, आवेश 1 पर जो एक्ट करता था फोर्स, हमने देखा था इस रेखा के लंबवत कार्य करता है F12, वेक्टर ऑफ F12। तो F12 जो वेक्टर था, ये F12 कहाँ से आया आपका, कि फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, दूसरे आवेश के द्वारा, दूसरे आवेशों के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या था आपका, पहले पर F12, और पहले के द्वारा लगाया गया दूसरे पर फोर्स क्या आएगा आपका F21, जो क्या करेगा, इसके रेखाओं के लंबवत कार्य करेगा। एक्ट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पर जब बात आती है आपका, तो अगर हम बात करते हैं जब इसके लिए कि जब 1 और 2 आवेश हैं, जब वेक्टर के रूप में है, तो इसका डिस्टेंस कुछ होगा। डिस्टेंस अगर 1 से 2 जाएंगे तो इसका विस्थापन कितना होगा, 1 से 2 के लिए विस्थापन कितना आएगा आपका, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और 2 से 1 के लिए क्या आएगा आपका, R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, जो में ये मिलता है। 1 से 2 के लिए डिस्टेंस क्या था आपका, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट R2 माइनस वेक्टर R1। और इधर देखेंगे अगर 2 से 1 पर लगेगा फोर्स, तो इसके डिस्टेंस कितना होगा आपका, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट R1 माइनस R2। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 के लिए फार्मूला जो आया था आपका फार्मूला क्या, F12 इक्वल K × Q1 Q2/r²। तो ये बात हुई थी आपका वेक्टर ग्रुप में था नहीं ये, तो आपको ये कूलॉम्स लगा जो फोर्स लगा था F12 पर, और F21 पर जो फोर्स कार्य करेगा वो भी क्या रहेगा आपका Q1 Q2/r²। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं, अगर F12 पर वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ऑफ F12 इक्वल K × Q1 Q2
अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जब, तो वेक्टर में क्या होता है, सदिश रूप में। वेक्टर मतलब क्या होगा, सदिश रूप में, कूलॉम्स का नियम। सदिश रूप में हम जानते हैं सदिश किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो F12 पे डायरेक्शन क्या कर रहा है, 2 से 1 पर डायरेक्शन इधर की ओर, 2 से 1 की ओर क्या होगा डायरेक्शन, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 क्या लगेगा, ये R1 माइनस R2 वेक्टर हम लगा देंगे यूनिट के रूप में। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर के रूप में डायरेक्शन लिखेंगे तो वेक्टर R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। तो आपने पढ़ा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल, आपने लेवल में देखा है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल क्या होता था आपका, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो हमने ये जाना था। तो ये आपका फार्मूला आप जानते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, एकांक वेक्टर के लिए फार्मूला, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप यूनिट वेक्टर ऑफ ए के स्थान पर R1 माइनस R2 लेते हैं तो R1 माइनस R2 को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल टू वेक्टर ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं किसके स्थान पर, यूनिट वेक्टर ऑफ R1 माइनस R2। तो F12 वेक्टर ऑफ F12 इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये वैल्यू जब मिलती है हमें, F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो लिख सकते हैं इसे हम F12 वेक्टर ऑफ K Q1 Q2। अब ये मॉड ऑफ R को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, क्योंकि मॉड ऑफ R इक्वल R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वल R2 माइनस R1, दोनों लिख सकते हैं। क्योंकि मॉड ऑफ R डिस्टेंस, या डिस्टेंस क्या होगा आपका, अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका, R2 माइनस R1, जो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ R के। अगर उसी प्रक्रिया हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलेगा आपका, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किस पर एक्ट कर रहा है, F12 पर फोर्स पर एक्ट कर रहा है क्या आपका, डिस्टेंस R1 माइनस R2 जो डायरेक्शन दिख रहा है F12 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ R इक्वल, लिख सकते हैं मॉड ऑफ R इक्वल R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकते हैं। ये चीज़ें जो आपको मिलती हैं यहाँ पर हम इसे मार लगा सकते हैं। ये मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ R का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 मॉड। तो ये चीज़ें जो मिलती हैं हमें, आप नोट कर लीजिए, मिटा दें, ऊपर की तरफ मिटा सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ें हमें जो प्राप्त हुई F12 वेक्टर फॉर्म के रूप में, F12 वेक्टर इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। तो ये बनता आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स एक्ट ऑफ वन ड्यू टू टू, पहले आवेश पर फोर्स कार्य कर रहा है, दूसरे के सापेक्ष लगाया गया बल पहले पर, जो वेक्टर फॉर्म में आपका निकला F12 इक्वल K इंटू Q1 Q2 पान R1 माइनस R2 का होल क्यूब मॉड में इंटू R1 माइनस R2। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है वेक्टर फॉर्म में, और ये आपके बोर्ड लेवल में बहुत पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में कूलॉम्स के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यही सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि F21 सिमिलरली
इसी प्रकार F21 क्या होगा आपका, K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ, अब यहाँ देखते हैं चेंज होता है आपका, क्या होता है, फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, दूसरे पर फोर्स क्या कर रहा है, पहला कार्य कर रहा है। जब पहला कार्य करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन क्या है 2 की ओर, R2 माइनस R1 मॉड, तो मॉड R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1। हम लिख सकते हैं इसे हम F21 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू होल क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगा दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका F21 के लिए। तो ये आपको मिलता है वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स के नियम की व्याख्या F12 पर और F21 पर। F12 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, K इंटू Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल क्यूब मॉड में इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, और F21 का सिमिलरली इसी प्रकार F21 चेंज क्या हुआ आपका, एक्ट क्या कर रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपकी तरफ 1 की ओर क्या करता है R1 माइनस R2 मॉड में, और 2 की तरफ क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऐड कर रहा है R2 माइनस R1 मॉड में, तो F21 वेक्टर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोर्स के लिए हमने फार्मूला प्रूव किया K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलैरिटी के रूप में प्राप्त होती हैं, Fg इक्वल टू जी M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो ये बात आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है, समानता क्या है। तो हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो सिमिलैरिटी जो होती है, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका होगा कि फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, अर्थात इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो इसकी पहली सिमिलैरिटी, फोर्स हमेशा क्या होगी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगी। दूसरी सिमिलैरिटीज हमें ये मिलती है कि हमेशा फोर्स एक्ट करता है एलॉन्ग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस और टू मासेस। दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स दो आवेश के बीच की दूरी से उनके केंद्र के मिलाने वाली रेखा के लंबवत कार्य करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को उनके केंद्रों से मिलाने पर बनी रेखाओं के लंबवत कार्य करता है फोर्स। तो ये सिमिलरिटीज प्राप्त होती हैं Fe और Fg, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विद्युत स्थितिकी बल और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। पहली सिमिलरिटीज प्राप्त होती हैं, फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, जिसे कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। लिख सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी चीज़ ये मिलती है हमें कि फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस आर टू मासेस, कि बल जो होता है चाहे वो दो बिंदु आवेशों के लिए हो, चाहे वो दो द्रव्यमानों के लिए हो, तो दोनों के लिए क्या करेगा, उनके केंद्र से मिलाने वाली रेखा के लंबवत ही कार्य करेगा। उसके एक्ट चाहे वो रिपल्सन के रूप में होगा या अट्रैक्शन के रूप में होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या मिलता है हमें, ये भी पूछा जाता है आपका कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करते हैं
तो पहला डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका वो मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। आप नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए आप लोग कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थिति बल और गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंस की बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, कहता है ये जो है किसी माध्यम पर निर्भर करता है, कहा जाए तो किसी माध्यम पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। ये किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लिख सकते हैं हम, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये इनके अंदर डिफरेंसेस। तो आप लोग नोट्स कर लीजिए। सिमिलरिटीज़ की बातें हुई, डिफरेंस में भी एक पॉइंट और है। ये फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस की बात। ये माध्यम पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ऊपर मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद। तो हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा डिफरेंस के रूप में, सिमिलरिटीज आपने लिखा है। तो सेकंड पॉइंट डिफरेंस में बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव भी होता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपका, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। मतलब इसका क्या है, रिपल्सन भी करता है, ये अट्रैक्शन भी होता है। इसके पॉजिटिव या नेगेटिव आवेशों के मान पर ही कार्य करता है ये। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, Fg ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरा नीचे की ओर क्या होगा आपका, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। Fg क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो दूसरी बातें आई डिफरेंस की Fe और Fg में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बातें मिली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट्स बनाते हुए चलिए, मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब बात आती है, जब ये चीज़ें प्राप्त हुई हमें, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन के आवेश पर Fe और Fg का अनुपात का मान क्या होगा इन एयर, वायु में। कहा जाए कि Fe एंड Fg रेशियो, या लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ Fe एंड Fg रेशियो। या कह सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना होता है या कितने गुना अधिक होता है। तो हम रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो भी पूछता है आपका, ऐसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना होता है, या पूछ सकता है कि Fe और Fg के रेशियो का मान, अनुपातिक मान कितना होता है, वैल्यूज ऑफ Fe एंड Fg रेशियोज। तो हमने पढ़ा है Fe के लिए फार्मूला
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और Fg के लिए हमने पढ़ा है G, आपने देख चुके हैं आप, G m1 m2 अपान R स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको ये फार्मूले पता हैं, इन फार्मूलों में आप सभी के वैल्यूज पता है। बात कर रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चार्जेस इन एयर, वायु में 2 इलेक्ट्रॉन आवेशों के बीच में लगने वाले Fe और Fg के रेशियो का मान क्या होगा, या Fe का मान Fg से कितना अधिक होगा 2 इलेक्ट्रॉन आवेशों में वायु में। माध्यम क्या है, वायु। तो माध्यम वायु के लिए K की वैल्यू हमने पढ़ा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और आवेश 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। Q = Q1 = Q2 इक्वल आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। गुरुत्वाकर्षण बल से देखते हैं तो G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको पता है ये m1 m2 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जब आवेश का मान बराबर है तो उनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, बराबर होंगे सिमिलरली में। तो m = m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन = m1 = m2 = 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो रेशियो पूछा है, तो Fe अपान Fg, Fe अपान Fg = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान G m1 m2 अपान R स्क्वायर कैंसिल, K Q1 Q2 अपान G m1 m2। तो यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हटा दें ऊपर की तरफ, नोट कर लिए हैं, हटा दें, चलिए हटा देते हैं ऊपर। तो वैल्यूज़ तो अभी रखना है, वैल्यूज़ तो अभी नहीं हटाना है ना। तो ये Fe अपान Fg इक्वल K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹9, Q1 = Q2 = Q 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमेशा ऋणात्मक होते हैं, तो माइनस का होल स्क्वायर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अपान G की वैल्यू कितनी होती है दिया है 6.67 × 10⁻11 इंटू मास m1 = m2 9.1 × 10⁻31। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें ये मान प्राप्त होते हैं Fe अपान Fg। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42 मिलेगा हमें। तो 10⁻42 मिला तो हमें क्या मिला, Fe अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42 Fg। मिटा दें नीचे की तरफ, नोट कर लिए हैं आप लोग शायद। तो हमें ये मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स के मान का 10⁻42 गुना अधिक होता है। क्या मिला हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स के मान का 10⁻42 गुना अधिक होता है। तो हमने यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था और आवेशों के लिए हमने लिया था इलेक्ट्रॉन, तो आप प्रोटॉन ले सकते हैं, फार्मूला सेम। तो आप प्रोटॉन रख कर करिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए वैल्यूज आपको पता है 1.67 × 10⁻27। तो आप लोग करिएगा इसे। तो मास ऑफ प्रोटॉन के लिए
आप अप्लाई करिएगा तो उसमें देखिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन के लिए 2 प्रोटॉनों के लिए इन एयर में, वायु में, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थिति बल गुरुत्वाकर्षण बल के मान का कितना गुना अधिक होता है। तो ये चीज़ें कहाँ से बनाई, क्योंकि ये डिपेंड चेंज कहाँ से हुई, चेंज हुई जी के वैल्यू से, जी और के की वैल्यू से। जी की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी मच लेस देन के, वैल्यूज ऑफ के 9 × 10⁻9 की वैल्यूज बहुत बड़ी है 6.67 × 10⁻11 से, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बहुत अधिक हो गया, कई गुना बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स के मान से कितना गुना अधिक होता है, या रेशियो के रूप में पूछता है कि Fe/Fg का रेशियो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपने देखा, प्रोटॉन आप रख के लगाइएगा, घर पर वर्क करिए आप लोग। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर कहा जाए कि एक आवेश कैपिटल Q है, अगर उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक आवेश है 1 चार्जेस Q divided 2 parts, then values of divided 2 parts. तो आपको ज्ञात करना होगा कि 2 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, कोई चार्ज Q है, एक आवेश Q जिसे 2 भागों में बांटा जाए तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान अधिक हो जाता है। तो उन भाग का, उन किए गए आवेश के भाग का मान क्या होगा। कहा जाए कि एक आवेश है कैपिटल Q जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान इंक्रीज कर जाता है। जब इंक्रीज करने पर उनके आवेश किए गए जो भाग का मान होगा, तो उनके जो आवेश है, चार्जेस है, उनका जो भाग, जो पार्ट्स है, उनका मान क्या होगा, जो पार्ट्स किया गया है। तो आप जानते हैं, माना एक चार्ज या एक आवेश X है तथा दूसरा आवेश Q - X है। हमने मान लिया है, माना एक आवेश X है, दूसरा आवेश Q - X है। तो हम कूलॉम्स लॉ के नियम से कहते हैं कि 2 बिंदु आवेश, एक X एक Q - X, माना 2 आवेश, एक क्या है आपका X है, दूसरा आवेश Q - X। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी R मान लिया गया है। दूरी कितनी R है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमने फार्मूला पढ़ा है Fe = K Q1 Q2 / R²। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, X है, K X, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q - X है, / R²। लिख सकते हैं।
तो हम जानते हैं कि फोर्स जब मैक्सिमम हो जाता है, जब फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, दिया गया ना एफ ई का मान अधिक हो जाता है, तो आप मैथ में पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो आप जानते हैं जब कोई भी वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होती हैं तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अर्थात यदि y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। यदि y इक्वल टू एक्स है, इफ y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर इसका एफ ई का मान बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, तो डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो डी एफ अपान डी एक्स इक्वल जीरो, तो डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू जीरो ऊपर लिखते हैं, अब हम मिटा दें। आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चंस। जब डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एफ ई इक्वल लिख सकते हैं हम के एक्स जो गिवन दैट है क्यू माइनस एक्स अपान आर स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एफ ई इक्वल के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यदि हम इसका डी एफ वन डी एक्स लेते हैं क्या मिलेगा हमें, अवकलन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स अपान डी बाई डी एक्स इंटू के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मिटा दें, लिख सकते हैं डी एफ अपान डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर, क्या होगा ये के क्यू अपान आर स्क्वायर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, के क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस टू के एक्स, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, टू के एक्स अपान आर स्क्वायर। तो डी एफ अपान डी एक्स इक्वल के क्यू माइनस टू के एक्स अपान आर स्क्वायर। तो हमने भी देखा कि जब कोई भी वेरिएबल वैल्यूज किसी दूसरे वेरिएबल वैल्यूज पर डिपेंड होती हैं तो वैल्यू क्या थी, जीरो थी, अर्थात डी एफ वन डी एक्स क्या आया था आपका, जीरो। कब, जब फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स क्या कर रहा है, एक्स पर डिपेंड है। हम कुछ और मान सकते, थीटा मान सकते थे तो क्यू माइनस थीटा होता, तो थीटा पर डिपेंड करता तो डी एफ अपान डी थीटा होता। तो यहाँ पर एक्स हमने माना था डी एफ अपान डी एक्स, तो जीरो होगा, लिख सकते हैं के क्यू माइनस टू के एक्स अपान आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब नोट कर लिया, सिमटा दिया जाए, फिर आगे करते हैं। तो बात करते हैं आगे ऊपर की तरफ, के क्यू माइनस टू के एक्स अपान आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सेम वैल्यूज लिया गया, के क्यू माइनस टू के एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाइड जीरो। आगे बात करते हैं, के क्यू इक्वल टू के एक्स, माइनस हटाएंगे तो इक्वल होगा, के क्यू इक्वल टू के एक्स, के से के कैंसिल, क्यू इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल क्यू बाई टू। तो पहला आवेश क्या माना गया था, एक्स, दूसरा क्या था, क्यू माइनस एक्स, टू चार्जेस जो डिवाइड हुए थे, पहला एक्स था, दूसरा क्यू माइनस एक्स। पहला चार्ज क्या होगा, फर्स्ट चार्ज
Q/2, तो सेकेंड चार्ज क्या आएगा आपका Q माइनस एक्स, Q माइनस Q/2, एक्स के स्थान पर वैल्यू रखेंगे Q/2 तो Q माइनस Q/2 क्या लिख सकते हैं Q/2। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब कोई आवेश हम उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ जाता है, तो उन किए गए भाग का मान क्या होगा, तो क्या आएगा आपका Q/2 और Q/2। ये चीज़ें हम कोई मास के लिए भी होता है, कोई मास लेते हैं तो मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जब हम बढ़ाते हैं ऑलवेज क्या होता है आपका अट्रैक्टिव बढ़ेगा ही, तो मास कंडीशन में तो वहाँ पे मास क्या होगा, कोई मास को हम दो भाग में जब बांटते हैं, बड़ा सा पिंड है डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा आपका मास भी क्या होगा आपका, जब वहाँ पर फोर्स का मान बढ़ेगा तो वहाँ पे आपका मासेस क्या मिलेंगे आपके m/2 इसी कंडीशन में। तो ये बात होती है आपकी, मिटा दें, नोट कर लिए हैं। तो हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स के नियम की सीमाएं क्या है, कहाँ तक हम इसके बारे में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ तक उसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिटेशन मतलब इसकी क्या लिख सकते हैं हम, कूलॉम के नियम की सीमाएं। पहली चीज़ें क्या है इसमें, पहली चीज़ें ये है कि ये किसी भी एक्सटेंडेड चार्जेस पर अप्लाई नहीं होती। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं अप्लाई की जाती हैं। कोई भी जो चार्जेस आवेश हैं बढ़ रहे हैं उसके मान, तो क्या होंगे, उसके आवेश का मान जब बढ़ रहा है तो उस पर कूलॉम्स का नियम अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई कहाँ होगा, केवल ओनली पॉइंट चार्जेस पर, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए इस पर क्या होंगे, ये अप्लाई होंगे। ये क्या होंगे, एक्सटेंडेड चार्जेस पर अप्लाई नहीं होंगे। जो आवेश के मान बढ़ रहे हैं उस पर ये अप्लाई नहीं किए जा सकेंगे। केवल क्या होंगे, ये बिंदु आवेश के लिए होते हैं। हम कोई बिंदु आवेश लेते हैं, पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट जो स्पेस जो बिखरे ना हो, पॉइंट चार्ज मतलब जो बिखरे ना हो। बिंदु आवेश मतलब क्या होता है आपका, जो बिखरा ना हो स्पेस में, बहुत छोटे छोटे, एक बड़ा वहाँ पर एक यहाँ छोटा सा आवेश दूर दूर से हम यहाँ पर है आपके पास है, तो क्या है आपके बिंदु आवेश। इस पर क्या करते हैं, एक Q1 है यहाँ पर है, एक Q2 है यहाँ पर है, दोनों का क्या इनका विवाह चल रहा है, बहुत दूर दूर है ये दोनों, क्या है पॉइंट चार्जेस दोनों की। तो वहाँ पे क्या होगा आपका, कूलॉम्स का नियम अप्लाई करेगा। ये चीज़ें मिलती हैं हमें कि एक्सटेंडेड चार्जेस पर अप्लाई नहीं होंगे, ओनली क्या होगा, ये पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होते हैं। तो इनकी लिमिटेशन है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, घर पर अपना ध्यान केंद्रित होकर अपने टीचर का लेक्चर को पढ़ते हुए आगे की ओर अग्रसर होकर कुछ कामयाब बने। थैंक यू।